सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो यूनिट 1 जो है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड में विविधता, ठीक है। सो हम जो है रीडिंग इसका स्टार्ट करते हैं। इसका रीडिंग करते जाएंगे और साथ साथ में मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं उसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। Biology is the science of life forms and living process. The living world comprises an amazingly diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man defined some of the inanimate matter जैसे wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. So पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि जो आदमी थे पुराने ज़माने के, तो वो क्या डिफरेंस बताते थे इन एनिमेट और एनिमेट मैटर में, ठीक है। सो इन एनिमेट मतलब जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके बीच में वो डिफरेंस करते थे। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ एव और फियर। सो सेंस ऑफ एव और फियर that they evoked. The description of living organisms, including human beings, begin much later in the human history. Societies which indulged in anthropocentric view of the biology could register limited process in biological knowledge. Systematic and momental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. So क्या हुआ, जैसे कि जो लाइफ फॉर्म्स थे फिर एक नेसेसिटी बन गई, एक ज़रूरत बन गई कि उनको जो है क्लासीफाई कर सके, जैसे कुछ सिस्टम्स में फिर उनका आइडेंटिफाई कर सके, उनको नॉमेनक्लेचर नाम दे सके और क्लासिफिकेशन कर सके, ठीक है। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज़ वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज़। सो इसको कैसे किया गया था कि सिमिलरिटीज़, जो सिमिलरिटी शेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया था अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक, हॉरिजॉन्टली इट मीन्स एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज, वर्टिकली इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशंस, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो आज के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनसे भी रिलेटेड है और आज जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। वॉज अ रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से जो हम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिस्ट परस्पेक्टिव। ठीक, सो एक टेक्सोनॉमिस्ट वो पर्सन होता है जो क्लासिफिकेशन करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पहले तो उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, नहीं, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर मतलब उसको नाम देते हैं, तो उस पर्सन को बोला जाता है टेक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। और इस चीज़ को जो क्लासिफिकेशन मतलब जो ये सिस्टम होता है, सिस्टम को टेक्सोनॉमी बोला जाता है। सो बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 कैम्पटन, जर्मनी, अर्नेस्ट मेयर, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट who has been called the Darwin of the 20th century. So इनको क्या बोला गया था, Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. ठीक, so he almost single-handedly made the origin of species diversity. So उस अकेले ने जो है species diversity का origin बताया, किस तरह से species diverge होती है। The central question of evolutionary biology that it is today. सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चन है कि स्पीशीज़ किस तरह से डाइवर्ज होती है, ठीक है। सो ही ऑल्सो पॉइंटेड दी करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। सो उसने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की उसको दिया। मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बाल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी in 1994 and the
Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. ओके, सो ये कुछ उसके मतलब साइंटिस्ट के बारे में था. अब हम हमारे चैप्टर पर आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड. हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. सो जो वाइड रेंज लिविंग टाइप्स की वो क्या है, अमेजिंग है. The extraordinary habitats in which we find living organisms, being it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, leave us speechless. So ये सारी चीज़ें क्या है, हमें speechless रखती है. जितनी भी सारी living चीज़ें हैं जैसे forest, oceans, fresh water and all that. The beauty of a Galapagos horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attracting shark evokes awe and a deep sense of wonder. ठीक, सो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्या है, डीप सेंस ऑफ वंडर को इवोक करती है. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन. सो ये सारी चीज़ें जैसे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या कॉर्पोरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जो मेंबर्स उनके बीच में कॉर्पोरेशन होना. ठीक, फिर अमॉन्ग द पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, फिर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल, सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डीपली रिफ्लेक्ट करती है. व्हाट इंडीड इज़ लाइफ. सो ये जो क्वेश्चन मार्क लाता है कि भाई लाइफ क्या चीज़ है. ठीक, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट. द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि लिविंग क्या है, लिविंग क्या है, और लिविंग जो है नॉन लिविंग के अपोजिट क्यों है. एंड द सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल वन दैट सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज. और लाइफ का जो है क्या पर्पस है. पहला तो है लिविंग, लिविंग क्या है और वो नॉन लिविंग से अपोजिट क्यों है, और दूसरा है कि लाइफ का क्या पर्पस है. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन. सो एज अ साइंटिस्ट पर्पस ऑफ लाइफ वो डिफरेंट रहता है लोगों के लिए. जैसे जानवरों के लिए अपना पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट है, ह्यूमंस के लिए डिफरेंट है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे. बट हम ये फर्स्ट वाले इसका क्वेश्चन करेंगे कि लिविंग क्या है. वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग. सो लिविंग क्या होता है. फिर आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लिविंग, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लार्ज वैरायटी, सो ये लार्ज वैरायटी को डाइवर्सिटी कहा जाता है, डाइवर्सिटी. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लार्ज वैरायटी होती है. बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू. जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस हो गए. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज. जैसे जैसे हम हमारे जो है एरिया को बढ़ाते जाएंगे ऑब्जर्वेशन के, वैसे वैसे जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम जो है इंक्रीज होते जाएंगे. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number of kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. So हर एक different तरीका plant, animal और organism क्या बताता है, एक species बताता है. ठीक, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. सो दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. फिर उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है. मतलब स्पीशीज़ है, ढेर सारी स्पीशीज़ है, इस नंबर की स्पीशीज़ है तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा. और दी नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन सबको क्या बोला जाएगा, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड. जैसे जैसे हम ओल्ड एरियाज है उसको देख रहे हैं या फिर नए एरियाज को भी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है वो कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड होते जा रहे हैं. एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स. सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वर्ल्ड में. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. सो हमको हमारे एरिया के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको उनके लोकल नाम से हम उनको जानते हैं.
दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो प्लेस टू प्लेस जो लोकल नेम्स वेरी करते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में ही. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज दी confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to the organism we are talking about. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो क्या होता है, जैसे कि एक पेड़ है, ठीक. सो अगर एक पेड़ किसी एक स्टेट में लगा है, जैसे महाराष्ट्र में एक पेड़ लगा है, और वही पेड़ सेम दूसरे स्टेट में लगा है, जैसे किसी राजस्थान में लगा है. महाराष्ट्र में उस पेड़ का नाम होगा कुछ और, राजस्थान में उस पेड़ का नाम होगा कुछ और. अगर इस महाराष्ट्र के आदमी को उस राजस्थान वाले आदमी को बताना है कि भाई मेरे घर के पास में ये पेड़ है, वो उस पेड़ का नाम लेगा, तो राजस्थान वाला आदमी बोलेगा कि क्या ये कौन सा पेड़ होता है, मुझे तो मालूम नहीं. तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं ऑर्गेनिजम्स के नेम, ताकि हर कोई इसको रिकॉग्नाइज कर सके. और इसमें हर कोई में आते हैं साइंटिस्ट, ठीक. ओके, सो ये वो जो सेंटेंस है ये यही बोल रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना, मतलब जैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम उसको एक सिंगल नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे. हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग. सो स्टैंडर्डाइज करना है द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो सेम नेम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, नामकरण. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. अब ये बात तो सही है भाई, जब ऑर्गेनिज्म पता चलेगा कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, तब जाकर के तो हम उसका नाम रख सकते हैं. तो पहले तो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है अच्छे तरह से, एकदम करेक्टली होना चाहिए. एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. ठीक, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. सो इसको आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि जिस ऑर्गेनिज्म को तुम नाम रख रहे हो वो ऑर्गेनिज्म है क्या एक्चुअल में. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म. सो बहुत सारे जो मतलब नई नई तरह की प्रोसीजर्स निकाली साइंटिस्ट ने नाम देने की. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इसको एक्सेप्ट किया गया है. फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN. सो प्लांट्स को किसने नाम दिया, कहा गया प्लांट्स को नाम जो दिया है वो दिया है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN ने. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. अब फिर एनिमल्स को किसने नाम दिया और कैसे दिया. एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड. सो एनिमल का जो टेक्सोनॉमिस्ट है, मतलब एनिमल को जो नाम दिया गया वो किसने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN. The scientific names ensure that each organism has only one name. So इन साइंटिफिक नेम से क्या हो रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम हो. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म का, उससे क्या होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में इंसान को पता चल जाएगा कि ये इस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिजम्स. दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इस तरह का नाम यूज नहीं हो, वो भी उस चीज़ को इंश्योर करते हैं. सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म. सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नाम देते हुए. सो ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स. सो हर एक नेम के जो है 2 कंपोनेंट्स होती है. डी जेनेरिक नेम मतलब जीनस का नाम, एंड दी स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज का नाम. ठीक, सो जीनस का नाम होता है, उसकी स्पीशीज का नाम होता है. This system of providing a name with 2 components is called as binomial nomenclature. Binomial मतलब 2. ठीक, binomial nomenclature बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जीनस होता है एंड स्पीशीज होती है. This naming system given by Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus ने दिया था, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a 2-word format was found convenient. So इसको convenient माना जाता है. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. So इसका ये scientific name mango का क्या है, Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. अब वो binomial कैसे. In this name Mangifera represents the genus. So Mangifera जो है वो क्या है, पहला genus.
तो पहला जो रहता है वो जीनस रहता है, और दूसरा जो है जैसे इंडिका जो है वो क्या है, स्पीशीज है। और अ स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला जाता है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, और भी कुछ रूल्स दिए थे नॉमेनक्लेचर के, तो वो देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, सो जो बायोलॉजिकल नेम्स जो रखे गए वो ज़्यादातर लैटिन में, एंड रिटर्न इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, भले उनकी ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन वो लैटिन वर्ड है या फिर लैटिन से डिराइव किए हुए वर्ड्स है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंड कंपोनेंट जो है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बोथ दी वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, सो दोनों वर्ड्स जो है, दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम के जब हम हाथ से लिखते हैं पेज पर पेन से, तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रिंटेड, अगर जब हम प्रिंट करते हैं, टाइपिंग की जाती है, तो उसमें वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ताकि उनका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट हो सके। जैसे कि अभी सपोज मैं हाथ से लिख रही हूँ, ठीक है, मैं पेन पर सॉरी पेपर पर पेन से लिख रही हूँ, जैसे मैंजीफेरा, वेट कहाँ गया, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, तो ये मैंने जो है लिखा पेपर पर, तो मुझे इसको अंडरलाइन करनी है, दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसके जो है एग्ज़ाम में मार्क्स कटते हैं अगर उसको इस तरह से अंडरलाइन नहीं किया जाता तो। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, सो पहला वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, पहला वर्ड जो जीनस बता रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वेल दी स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज है स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। सो इस तरह से जो मैंने ऊपर लिखा उस तरह से। नेम ऑफ द ऑथर appears after this specific epithet that is at the end of the biological name, so ये जो साइंटिफिक नेम है इसके एंड में जो है ऑथर का नाम लिखा जाता है। ठीक, एंड इज रिटर्न इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिकस LINN, मतलब लीनियस। ठीक, सो लीनियस का कार्यस लीनियस, तो उसका सरनेम LINN करके लिखा है सिर्फ, तो इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म में उसका ऑथर का भी नाम आगे लिखा जाता है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज, सो दिस स्पीशीज was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process called as classification. देखो, अभी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है स्टडी करना एक साथ इम्पॉसिबल है, इसलिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ डिवाइड किया गया है लेवल्स में। सो इन लेवल्स को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सो कुछ इजीली जो कैरेक्टर्स हमको दिखते हैं, सो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे मतलब इनको जो है किस कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। सो अगर हम बोलेंगे कि हाँ ये प्लांट है, एनिमल है, तो हमको पता चल जाएगा कि प्लांट की क्या होता है, कैसा होता है, एनिमल कैसा होता है। ठीक है, और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, ये सब सुन के पता चल जाता है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? जब तुम डॉग के बारे में सोचते हो तो क्या दिखता है? बिल्ली तो दिखेगी नहीं, ऑब्वियसली डॉग ही दिखेगा। Obviously, each one of us will see dog and not cat. Now, if we were to think of Alastians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. ठीक, अगर हमने बोला mammals, हो गया, you would of course think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of your minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. सही है, मतलब जिस चीज़ की बात करेंगे हमारे दिमाग में उस चीज़ का पिक्चर बन जाएगा।
ठीक. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. ठीक है. सो ये सारी कन्वीनियंट कैटेगरीज जिससे हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हैं. दी साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा. सो इन साइंटिफिक टर्म्स को जो है कैटेगरीज का जो साइंटिफिक टर्म है उसको टेक्सा बोला जाता है. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. So taxa जो है indicate कर सकता है categories को at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animal, mammals, dogs are all taxa. So ये सारे जितने भी हमने ऊपर नाम लिए ये सब taxa है. But you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. देखो, देखा जाए तो ये सब taxa है, पर टेक्सा के अपने लेवल्स होते हैं, इनको ये रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि डॉग क्या है, मैमल है, और मैमल क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ठीक. तो इसने लेवल बताया है, एक डॉग, मैमल, एनिमल, इस तरह से लेवल बताया है. तो ये जो है टेक्सा, ये सब तीनों चीज़ें टेक्सा है, बट वो डिफरेंट लेवल्स पर है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. So, उनके characteristics के basis पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टेक्सा पर. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टेक्सोनॉमी बोला जाता है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ है जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, मतलब टेक्सोनॉमी का. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के बाहर के स्ट्रक्चर दोनों, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज. ठीक है. So hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomic. So processes क्या है इसकी, characterization, identification, classification, nomenclature, ये क्या processes है taxonomy की. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अभी अभी नहीं है, ये बहुत पहले के टाइम से. पहले के टाइम पे जो है ह्यूमंस को क्या चाहिए रहता है, बेसिक नीड्स चाहिए रहते, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. तो ये यूज़ के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन करते थे. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms. बहुत पहले से human beings को जो इंटरेस्ट है तरह तरह के organisms के बारे में जानने का, and their diversities, but also the relationships among them. और उनके बीच जो एनिमल्स है उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स है उनके बारे में जानने को भी बहुत इंटरेस्ट है. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू एज सिस्टमैटिक. सो इस ब्रांच को क्या बोला गया, सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट जो डाइवर्सिटीज़ है ऑर्गेनिजम्स की उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है. The word systematics is derived from the Latin word systema. So Latin word से आया है systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Natura as the title of his publications. The scope of, अच्छा इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसको भी याद रखना. The scope of systematics was later enlarged to include identification. फिर इस systematic में क्या आया, identification आया, nomenclature आया और classification आया. Systematics takes into account evolutionary relationships. Systematics क्या बताता है, evolutionary relationships बताता है between organisms. फिर आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represents a rank और कैटेगरी. सो क्लासिफिकेशन क्या एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक हिरार्की है, मतलब चेन है पूरे स्टेप्स का चेन, एक के बाद एक जो रिप्रेजेंट करता है किसी कैटेगरी को या फिर रैंक को. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो ये जो कैटेगरी है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होती है, इसलिए उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हिरार्की. और सारी कैटेगरीज मिला करके क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हिरार्की बनाती है. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सन.
एक रैंक बनाती हैं। सो जितनी भी कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज, यूनिट, पहले तो यूनिट बनाती है क्लासिफिकेशन का, और इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, टेक्सोन बोला जाता है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट, सो इंसेक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete objects which can be classified, thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को। ढेर सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं उसमें। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स होते हैं उनके, जैसे कि थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं और काइटिन का स्केलेटन होता है। इस तरह से कुछ उनके कॉमन फीचर्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल, मतलब हम जो है इन सब फीचर्स को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये इंसेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए जो है, इसीलिए इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दस वर गिवन अ रैंक, इसलिए उसको एक कैटेगरी दी गई, और वो कैटेगरी कौन सी, इंसेक्ट है। कैटेगरी फर्दर रिमेंबर ग्रुप्स, ठीक है। सो ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। पहले तो देखो, ग्रुप बताता है कैटेगरी को, कैटेगरी बताती है फिर रैंक को। ईच रैंक और टेक्सन जो है इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनाता है रैंक। दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मर्ली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज है और जो है मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। इसका ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके मॉर्फोलॉजी देख करके उसको क्लासीफाई नहीं किया गया है। फिर आते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज नोन एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है, जैसे कि, और उन कैटेगरीज को अपना नाम दिया है। जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम जो एनिमल्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। All organisms, including those in plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. So species जो है वो उसकी lowest category होती है. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब organisms को different categories में कैसे रखेंगे? The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. नॉलेज होना चाहिए उस इंडिविजुअल, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज। सो इससे क्या हम सिमिलरिटीज बता सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में, डिसिमिलरिटीज बता सकते हैं अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पीशीज, टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अब स्पीशीज क्या है? टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। सो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वो कंसिडर करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। सो उसमें कुछ फंडामेंटल बेसिक लेवल पे कुछ सिमिलरिटीज है जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पीशीज में है, ठीक। सो one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological difference. So कुछ स्मॉल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो है जो कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ रहती है तो उनको जो है डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के इस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो है, एंड पैंथेरा लियो जो कि लायन है। All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithets. Species को represent करता है. While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera, that is genus, and represents another higher level of taxon and category. So higher level को represent करता है genus और each genus may have one or more than one specific epithets. So हर एक genus के पास जो है एक या एक से ज़्यादा species होता है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती है, मतलब जो उनके एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड एज टिग्रीज, पैंथेरा टिग्रीज, जैसे पैंथेरा लियो,
लायन के लिए, पैंथेरा टिग्रीज टाइगर के लिए। अब दोनों तो सेम ही है, दोनों कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों के पास 4 पैर है, दोनों रोर करते हैं, दोनों कार्निवोर्स है, तो ये सारी चीज़ें सेम है ना, बहुत कम डिफरेंस आता है उनमें। सो सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोंजेना, ठीक। सो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दिस स्पीशीज। सो हम किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? सेपियंस, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, होमोसेपियंस है ये रहा, होमोसेपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है। तो ये हो गया स्पीशीज। अब आते हैं जीनस। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। सो जीनस क्या है? ग्रुप रहता है रिलेटेड स्पीशीज का, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में होते हैं इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक। सो उनके जो है ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में रहते हैं, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जितने कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो उतना हायर लेवल की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक। सो वी कैन से दैट जेनरा जो है एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जो जितनी स्पीशीज़ एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगी वो सारी एक जीनस में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़। पोटैटो ब्रिंजल 2 डिफरेंट स्पीशीज़ है, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों जो है सोलेनम जीनस से बिलोंग करते हैं। सो लायन दैट इज पैंथेरा लियोपार्ड, which is the P. pardus and tiger P. tigris with several common features, बहुत सारे common features है, are all species of genus Panthera। ये सारी क्या है? species है Panthera genus की। This genus differs from another genus Felis which include cats। ये जो genus है, ये वाला जो जीनस पैंथेरा जीनस, ये दूसरे जीनस से डिफरेंट है। क्यों? जैसे फेलिस से, फेलिस जो है जिसको कैट्स इंक्लूड होती है इसमें, ठीक। फिर आती है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। सो फैमिली में क्या होता है? ग्रुप रहता है ऑफ रिलेटेड, एक दूसरे के कॉमन जीनस होते हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। इसमें और सिमिलरिटीज़ कम होती जाती है as compared to genus and species, ठीक। So families are characterized on basis of both vegetative and reproductive features। So families को किस तरह से characterize किया जाता है? उसके vegetative और reproductive features को लेकर के of plant species। Among plant for example 3 different genera जैसे सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया and दतूरा are placed in the family Solanaceae। Among animals for example genus Panthera, so comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, that is cat, in the family Felidae। कैट फैमिली इसको बोला जाता है, फेलिडे को कैट फैमिली। इसमें सारी बिग कैट्स भी आती है, स्मॉल कैट्स भी आती है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़। सो देखो, हम जैसे कैट और डॉग को देखेंगे तो हमको कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेगी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट फैमिलीज़, लेकिन जो है इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, इसलिए इनको 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में सेपरेट किया गया है, जैसे फेलिडे और कैनिडे रिस्पेक्टिवली, ठीक। डॉग जो है कैनिडे का और कैट जो है वो फेलिडे की है। तो ये समझ आ गया कि भाई फैमिली क्या होती है। जो रिलेटेड जीनस होते हैं उनका ग्रुप एक फैमिली होती है, ठीक। और जैसे जैसे हम ऊपर लेवल पे जाते जाएंगे टेक्सोनॉमी के, वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम होते जाएंगे, और जितना नीचे के लेवल पे जाएंगे स्पीशीज़ के पास के लेवल तक, उतने उतने कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। फिर आते हैं ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ये सारी स्पीशीज जो है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड थी। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सो ऑर्डर और दूसरी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के एग्रीगेट्स पर बेस्ड होती है, मतलब कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स इनमें कॉमन है उस चीज़ पर ये बेस करता है। सो ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो एक हायर कैटेगरी है, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। सो असेंबलेज मतलब ये फैमिलीज का ग्रुप है जिसमें बहुत कम सेम कैरेक्टर्स होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा, सो इंक्लूडेड इन फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order
पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स, सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख करके उसको जो है एक ऑर्डर में डाला गया है इन दोनों फैमिलीज को, ठीक। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। अब डॉग कैट दोनों एक ही जो है ऑर्डर में आ चुके हैं, दैट इज कार्निवोरा, ठीक। फिर आते हैं क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इसमें क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स पेरीमेटा कंप्राइजिंग मंकी। सो ऑर्डर पेरीमेटा जो है वो मंकी को कंप्राइज करता है। गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमिलिया along with other carnivora which includes animals like tiger, cat, dogs. Class Mammalia has other orders also, ठीक। अब जो क्लास कौन सा है, मैमिलिया क्लास। तो मैमिलिया क्लास में हमारे पास जो है मंकी, गोरिल्ला, इसका भी ऑर्डर है। उसके बाद जो है कैट, डॉग्स, उसके भी कार्निवोरा, उसका भी ऑर्डर है। सो उन सबको किस में प्लेस किया गया है, क्लास मैमिलिया के अंदर। फिर आता है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called as phylum. अब इसमें जो स्पीशीज़ है, मतलब सॉरी स्पीशीज़ बोल रही, इसमें जो एनिमल्स है वो एकदम डिफरेंट है। जैसे फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो ये सब क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं, ठीक। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। तो कुछ ही इनमें कॉमन फीचर्स रहते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, नोटोकॉर्ड का मतलब वर्टिबल कॉलम का प्रेजेंस होना, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम का होना, आर इंक्लूडेड इन फाइलम क्वाड्रेटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के केसेस में क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी, जिसको बोला जाता है डिवीजन, ठीक है। फिर आते हैं किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। सो बहुत जितने भी एनिमल्स हैं जो बिलोंग करते हैं वेरियस फाइला को, आर असाइंड टू अ हाईएस्ट कैटेगरी, और उसको बोला जाता है किंगडम। जैसे एनिमिलिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑफ ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, ठीक। सो एनिमल, जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनके लिए किंगडम बनाया है वो है एनिमिलिया, और जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनके लिए किंगडम है प्लांटे। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms, को animal और plant kingdoms बोला जाता है। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order, starting with species in the figure 1.1। देखो यहाँ पे शो हुई है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के ऑर्डर में। तो ये जो ऑर्डर है ये उसके लिए भी सही है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है क्लासिफिकेशन, वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो एरो ऐसा आना चाहिए, कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लिख देती हूँ मैं, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ में जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी उनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू दो डिफरेंट क्लास। अभी जैसे हमने एग्जांपल्स देखे पैंथेरा स्पीशीज़ के, देखे पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रीज, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब जैसे कि क्लास है मैमिलिया, इसके अंदर सब आते हैं, आई एम सॉरी, मैमिलिया। सो मैमिलिया जो क्लास है इसके अंदर सब आते हैं, इसके अंदर आते हैं मंकीज़ आते हैं, लायन आता है, टाइगर आता है, कैट आती है, डॉग आती है, सब कुछ आते हैं। लेकिन हम जैसे ही जीनस पर जाएंगे, कौन सा जीनस, पैंथेरा, पैंथेरा जीनस पे जाएंगे तो इसमें सिर्फ आएगा लायन, टाइगर, पैंथर वगैरह, सिर्फ ये आएगा। लेकिन हम जैसे फैमिली वाले पे जाते हैं तो फैमिली में कौन सी होती है, फेलिडे फैमिली। सो फेलिडे फैमिली में क्या आता है, कैट भी आता है, ठीक है, और ये जो ये वाले जैसे लायन, टाइगर वगैरह हो गया, ये भी आता है, सब कुछ आता है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन कैरेक्टर्स है एक कैट में और एक लायन में वो काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक लायन और टाइगर में जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैमिलिया है, ये जो क्लास है उसमें तो बहुत ही कम कॉमन कैरेक्टर्स है, क्योंकि उसमें मंकी भी आ रहा है
उसके बाद जो है वो सब कुछ, मंकी आ रहा है, लॉयन आ रहा है, टाइगर आ रहा है, सारे मैमल्स आ रहे हैं उसके अंदर, इवन ह्यूमंस भी आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है. The taxonomic categories from species to, okay, so these are broad categories है. However, taxonomists have also developed subcategories. उनके कुछ subcategories भी develop किए हैं in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy figure in 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common, देखो, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. डिक्रीज हो जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स. लोअर द टेक्सा, जितना छोटा टेक्सा होगा, मोर रेयर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. ठीक, सो जितना लोअर टेक्सा होगा उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है वो शेयर करेंगे दो ऑर्गेनिजम्स. हायर द कैटेगरी, जितनी ज़्यादा कैटेगरी हायर होगी, ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उन दोनों के बीच, मतलब ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप को निकालना टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यहाँ पे इस टेबल में देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो. ठीक है, सो जो मैन है, होमो सेपियंस जीनस, होमो फैमिली, होमिनिडे, ऑर्डर प्रिमाटा, मैमेलिया, क्वाड्रेटा. हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्किडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा, एन कार्डिएसी, सैपिंडेल्स, डाइकोटलीडियोन, एंजियोस्पर्मे, वीट में ट्रिटिकम, एस्टिवम, ट्रिटिकम, पोइसिए, पोल्स, मोनोकॉटलीडोनिए, एंजियोस्पर्मा. देखो इस तरह से जो इसके नाम है, सर ऑल द साइंटिफिक नेम्स. ठीक है, सो ये जो है चैप्टर यही समाप्त हो जाता है. इस टेबल को भी एक बार देख लेना. इसमें कुछ साइंटिफिक नाम है, जैसे कि मैन का ज़रूरी है, हाउस फ्लाई का ज़रूरी है, इसका ज़रूरी है. तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी थी, बाकी वीट का तो ज़रूरी नहीं है. बस इसको थोड़ा बहुत याद कर लेना. इसमें देख लेना क्लास कितनी डिफरेंस है. जैसे मैमेलिया हो गया, इंसेक्टा हो गया, फिर ये डाइकॉट प्लांट है, ये मोनोकॉट प्लांट है, ये डिफरेंस है. फैमिली में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फिर फाइलम में भी कितने डिफरेंट फाइलम्स है. देखो ये क्वाड्रेटा है, ये आर्थ्रोपोडा है, फिर ये एंजियोस्पर्म, फिर ये भी ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म है. कुछ इसमें जिम्नोस्पर्म्स वगैरह भी होते हैं. ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर भी जो है आपको पता चले पहले से कि नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है. उसके लिए रेडी रहना. ठीक है, थैंक यू.